नाज़रीन, मॉस्को में अहम तरीन मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट आ रही है चीन की जानब से और रूस की जानब से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर ईरान पर अमेरिका की जानब से हमला किया जाता है तो फिर रूस और चीन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े होंगे। इसके साथ साथ जो अमेरिका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमिटमेंट्स दी गई थी मुख्तलिफ ममालिक की जानब से, खासकर मिडिल ईस्ट के ममालिक की जानब से इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, ईरान जंग और ट्रेड वॉर की वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये भी खतरे में पड़ गई हैं। एक तरफ स्टॉक मार्केट से जो पैसा है वो डूब रहा है, वाइप आउट हो रहा है और 13 ट्रिलियन डॉलर तक अब ये जो वाइप आउट है ये पहुंच चुका है। और अब ये जो बाहर से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट्स की शक्ल के अंदर आने थे वो ट्रेड वॉर और ईरान जंग की सूरत के अंदर वो भी खतरे में पड़ चुके हैं। और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के अंदर भरपूर तहरीक चल रही है, बावजूद इसके कि ट्रंप इंतजामिया बड़े सख्त तरीन इकदाम उठा रही है, यूनिवर्सिटीज की फंडिंग कट कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स है वो उसके बावजूद वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज के अंदर कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का वीजा भी रिवोक किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो है वो रेजिस्ट करते चले जा रहे हैं। और चीन और यूरोप आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं अमेरिका का सामना करने के लिए, अमेरिकी ट्रेड वॉर का सामना करने के लिए चाइना और यूरोप जो है ये कॉपरेशन बढ़ा रही है। ये एक नई तारीख है जो यहां पर लिखी जा रही है। अगर आप पिछली सदी के अंदर चले जाएं तो चीन और यूरोप की जंगें हो रही हैं, ठीक है, और जो कुछ यूरोप ने चीन के साथ किया है वो एक तारीख है। और जो चाइनीज है वो अभी तक उस दर्द से निकले नहीं है, उस ह्यूमिलिएशन से निकले नहीं है जो उनके साथ की गई है। और आज की इस सदी में बहुत ये कम टाइम है इतने बड़े वाकयात होना और फिर ये इतनी बड़ी तब्दीलियां आना। यूरोप और चाइना जो है वो इस वक्त कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं। यूएस जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने अनाउंस किया है कि वो ट्रंप के ऊपर जो लॉ सूट है वो फाइल करेगा। और अमेरिका के अंदर बहुत सारे इकदाम ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने अनाउंस किया है कि वो ट्रंप के ऊपर जब लॉ सूट फाइल करेगा। बड़ी गैर मामूली ये खबर है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पहले जरा अगर हम कंप्रीहेंसिव अंदाज के अंदर चीजों को समझने की कोशिश करें, इस पिक्चर को समझने की कोशिश करें। देखिए, एक तरफ जंगें छिड़ चुकी हैं और कहीं पर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हमें नजर आ रही है, गजा के अंदर जेनोसाइड हो रही है, साथ ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है, कहीं गवर्नमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है दुनिया में? ये जो इतना बड़ा टर्मोइल है, ये जो कुछ दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहा है, ये सारा कौन कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका चाहे तो ये रिवर्स हो सकता है, अमेरिका चाहे तो ये रुक सकता है, ट्रेड वॉर रुक सकती है, गजा की जेनोसाइड रुक सकती है, दुनिया के अंदर टर्मोइल जो है वो खत्म हो सकता है, चीजें दोबारा से स्मूथ हो सकती हैं। अगर ये अमेरिका चाहे तो ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अमेरिका की जानब से ये ऐसी जंग लॉन्च की गई है पूरी दुनिया के ऊपर, ये मुख्तलिफ डायमेंशंस की वॉर है और इसका मकसद जो है वो सीकिंग द डोमिनेशन है, अपना गलबा जो है वो दोबारा से मजबूत करना है। जो उसकी पकड़ दुनिया के ऊपर कमजोर हो रही है, जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में, उनको पुश बैक करना है और अपनी पकड़ को दुनिया के ऊपर जो है वो मजबूत करना है। ये उसकी जंग का बुनियादी मकसद है जो मुख्तलिफ डायमेंशंस में है, जैसे ट्रेड वॉर, गजा के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर ये जंग जारी है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो कैलकुलेशंस है अमेरिका की, क्या वो इसके मुताबिक रिजल्ट्स हासिल कर सकेगा? तो मैं आपके सामने अमेरिका के बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और बहुत उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, बहुत सारी किताबों के वो मुसन्निफ हैं। तो अभी उनकी नई किताब सामने आई है और इस किताब का नाम है वेस्टलैंड, द वर्ल्ड इन परमानेंट क्राइसिस। ये इस किताब का टाइटल है। इसमें रिचर्ड डी कैपलान ने लिखा है, जो बहुत फेमस है और बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। इन्होंने लिखा है कि ट्रंप के जो इकदाम हैं वो अमेरिकी एम्पायर का जो डिक्लाइन है उसको तेज करेंगे। यानी ये बात तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है ना कि अमेरिका की जो पकड़ है वो कमजोर हो चुकी है। इसलिए तो ट्रंप कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भाई, अगर वो पहले से ही ग्रेट है तो ग्रेट अगेन कैसे होगा? भाई, डिक्लाइन में थोड़ा सा है, उसकी पकड़ कमजोर हुई है तो ग्रेट अगेन होगा ना। तो पकड़ तो उसकी कमजोर हो चुकी है, लेकिन ये वाले जो इकदाम हैं क्या उसको दोबारा से गलबा देंगे या उल्टा नतीजा लेकर आएंगे? तो रिचर्ड डी कैपलान इस किताब के अंदर लिख रहे हैं कि ट्रंप के इकदाम अमेरिकी एम्पायर के डिक्लाइन को और ज्यादा तेज करने वाले हैं। और फिर उन्होंने ट्रंप की पर्सनालिटी के बारे में भी इस किताब के अंदर लिखा है। रिचर्ड डी कैपलान लिखते हैं कि ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो एक अजीबोगरीब है और फिर जो ट्रंप के फैसले हैं वो बाइस्ड होते हैं, वो मोटिवेटेड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से। ट्रंप जो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो सोशल मीडिया है, वो ट्विटर है, वो इंस्टाग्राम है,
बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यहां सब इंफॉर्मेशन लेता है और उसके मुताबिक जो है वो फिर फैसले करता है। ये लिखते हैं कि ट्रंप को बुक्स के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, हिस्ट्री के अंदर कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, कोई ज्यादा सीरियस स्टफ पढ़ने के अंदर दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उनके जो फैसले हैं वो दुनिया के समझ में नहीं आ रहे हैं। जो रिवायती डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, उससे बिल्कुल हटकर, ठीक है, और जो फैसले हैं वो समझ से बाला तर हैं, और ये तमाम जो है वो अमेरिका के डिक्लाइन को तेज करने वाले। देखिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एम्पायर होता है वो अपने इत्तेहादियों के ऊपर खड़ा होता है, और अमेरिकन एम्पायर तो ये तो पैदा ही तब हुआ है जब एक यूरोप और अमेरिका का अलायंस हुआ, दोनों ने मिलकर दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की। अब अगर अमेरिका ये समझता है कि इत्तेहादियों की कोई जरूरत नहीं है, तो ये तो उसकी फिर सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन है ना। अगर यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा ना होता तो अमेरिका कभी भी दुनिया के ऊपर रूल नहीं कर सकता था। ये यूरोप ही की बदौलत जब वो मुमकिन हुआ है। और फिर यूरोप ने भी तो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं किया, यूरोप ने अपनी फौज नहीं बनाई, यूरोप ने अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं किया, यूरोप ने मुख्तलिफ रीजन्स के साथ पॉलिसी नहीं बनाई, उनके साथ कॉपरेशन नहीं किया। वो अमेरिका के जरिए असर उसने अमेरिकी लीडरशिप जो है कबूल की है। तो ऐसा तो नहीं चलने वाला है। तो ये कंप्रीहेंसिव पिक्चर है इस बड़ी जंग की, कि इसका नतीजा अमेरिका के बड़े बड़े लोगों की राय जो है वो, इसका नतीजा जो है वो अमेरिकन एम्पायर के ज्यादा डिक्लाइन की सूरत में निकलेगा, डिक्लाइन जो है वो तेज होगा। ईरान जंग की सूरत हाल क्या है? एक तरफ जो ओमान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ मॉस्को के अंदर मीटिंग हो रही है। मॉस्को से जो स्टेटमेंट आई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉस्को और चाइना ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े होंगे। और यह भी डिस्कस किया जा रहा है कि अगर डील हो जाती है, अगर अमेरिका के साथ मामला तय पा जाते हैं, क्योंकि देखिए जो रशिया और अमेरिका की टॉक्स हो रही हैं यूक्रेन के हवाले से, उसमें ईरान भी डिस्कस हो रहा है, उसके अंदर मिडिल ईस्ट भी डिस्कस हो रहा है। तो अगर ये डील हो जाती है, किसी किस्म के नेगोशिएशंस तय पा जाते हैं, तो फिर कैसे चलना है, फिर मामलात कैसे होंगे, फिर रीजन कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए ना कि अमेरिका की तो डिमांड्स ये है कि ईरान अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी रोके, ईरान रिजर्वेशन के सपोर्ट भी रोके, ये उसके डिमांड्स है। तो बहुत सारी चीजें हैं ना, भाई डील होगी तो किन शरात के ऊपर होगी। दो स्टेटमेंट जरा देखिए। वी विल टेक ऑल मेजर्स इफ ईरान इज अटैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ये रशिया से स्टेटमेंट आ रही है, मॉस्को से। अगर ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है तो फिर हम तमाम मेजर्स जो है वो लेंगे। मॉस्को, बीजिंग एंड तेहरान आर स्टडीइंग पोस्ट न्यूक्लियर डील सिनेरियो इन मॉस्को। जंग की सूरत के अंदर भी डिस्कस किया जा रहा है कि क्या करना है। अगर न्यूक्लियर डील तय पा जाती है तो फिर पोस्ट न्यूक्लियर डील आगे मामलात कैसे चलेंगे। भाई अमेरिका के साथ सुलह हो गई ना, भाई डील होगी तो सैंक्शंस भी तो खत्म होंगी ना, एक बिल्कुल नई चीज वजूद के अंदर आ जाएगी। तो फिर कैसे चलना है, तो पोस्ट न्यूक्लियर डील जो सिनेरियो है उसको भी जो जेर बहस इस वक्त लाया जा रहा है। दूसरी बात नाज़रीन ये है, रिपोर्ट के मुताबिक जो ईरान की जंग है और फिर ऊपर से ट्रेड वॉर, इसके नतीजे के अंदर अमेरिका को जो मुख्तलिफ ममालिक से कमिटमेंट्स आई थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और ये $2 ट्रिलियन से ज्यादा हैं। ये जो कमिटमेंट्स हैं ये इस वक्त खतरे के अंदर पड़ गई हैं, क्योंकि एक तो अनसर्टेनिटी है, ऑलरेडी सरमाया अमेरिका से साफ हो रहा है, और फिर चूंकि मिडिल ईस्ट से भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमिटमेंट आई है। तो अगर ईरान की जंग हो जाती है तो ये ममालिक इन्वेस्टमेंट्स कैसे करेंगे। आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाने के बाद तो गल्फ रियासतें जो है वो इस वक्त सोच रही हैं कि वो सर्वाइव कैसे करेंगी, उनकी तो सारी एनर्जी वहां पर रुक जाएगी। और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा तो पानी भी खत्म हो जाएगा, 3 दिन के सिर्फ हमारे पास रिजर्वायर्स हैं अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स कैसे आएंगे अमेरिका के अंदर, दोनों तरफ से अमेरिका जो है जखड़ा गया। यूएस टैरिफ थ्रेटन्स, फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, हमारी बात नहीं है। यूएस टैरिफ थ्रेटन $2 ट्रिलियन इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, यानी एक तो वो पैसा था ना जो इन्वेस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट के अंदर, $13 ट्रिलियन वो साफ हो गए, $13 ट्रिलियन साफ हो गए। और ये जो $2 ट्रिलियन है मुख्तलिफ मुल्कों ने कमिट किया हुआ था, वो भी खतरे के अंदर है। कंपनीज हैव प्लेज्ड एटलीस्ट $1.9 ट्रिलियन इन यूएस इन्वेस्टमेंट्स सिंस ट्रंप प्रेसिडेंसी, बट अ ग्रोइंग टेरर वॉर एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है ना, नाउ थ्रेटन्स द वायबिलिटी ऑफ दोज कमिटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल टाइम। अब वो खतरे में है कि भाई ये पॉसिबल ही कैसे होगा। और फिर आप नोट करें कि $500 बिलियन का स्टार गेट जो प्रोजेक्ट है वो ट्रंप की जानिब से अनाउंस किया गया। सबसे पहला ये वाला प्रोजेक्ट था जिसके अंदर स्पेस के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर ये भी प्रोजेक्ट शामिल था कि मौत को कैसे शिकस्त देनी है, ये प्रोजेक्ट भी इसके अंदर शामिल था। बहुत सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, $500 बिलियन का प्रोजेक्ट था।
इसके अंदर एप्पल ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, तो एप्पल तो खुद डूब रहा है। एप्पल के तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो शेयर्स हैं वो इस वक्त साफ हो रहे हैं स्टॉक मार्केट से। तो ये तो कंपनीज खुद इस वक्त ऐसी मुश्किल के अंदर आ गई हैं। फिर देखिए अमेज़न, फिर आप देखिए टेस्ला, यानी वो तमाम 7 बड़ी कंपनीज जिसके ऊपर अमेरिका खड़ा हुआ है, वो कंपनीज तो खुद खसारे के अंदर जा रही हैं और अनसर्टेनिटी के अंदर जा रही हैं कि आगे होने क्या वाला है, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगी। तो इस तरह ट्रंप के इकदाम जो है वो अमेरिकन एम्पायर के डिक्लाइन को तेज कर रहे हैं और इसीलिए इलोन मस्क ने कहा कि टैरिफ जो है रोक दिए जाए, पर्सनली जाकर उसने कहा। और फिर अगली खबर इसी तनाजुर में सुनिए, स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना का दौरा करने जा रहे हैं और चाइना के साथ वो वियतनाम जा रहे हैं। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, जरा हेडलाइन देखिए, स्पेन प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग चाइना एंड वियतनाम ओवर यूएस टैरिफ वॉर। अब वो कॉपरेशन वहां पर जाकर कर रहे हैं, मार्केट्स और नए ट्रेड रूल्स और वो सारी चीजें देख रहे हैं, और वियतनाम भी। और जैसे मैंने चीन के हवाले से आपको बताया कि यूरोपियंस की हिस्ट्री है और वो ओपियम वॉर्स हो रही थी, मतलब चाइना, पूरी चाइना की यंगर जनरेशन को, पूरे चाइना के अवाम को उन्होंने ओपियम के ऊपर लगा दिया, एफ्यून के ऊपर उनकी पूरी नस्ल को जो है वो लगा दिया। चाइना अभी तक उस तकलीफ से नहीं निकला है, ठीक है। तो ये एक बड़ी मशहूर जमाना जंगें हुई हैं, तो अब वही यूरोप जो है वो चीन के पास जा रहा है कॉपरेशन के लिए। तो ये अमेरिका की कामयाबी है कि उसने यूरोप और चीन को इकट्ठा कर दिया। यूरोप जो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था, ठीक है, उसने यूरोप को मजबूर कर दिया कि वो चीन की तरफ बढ़े। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। यहां पर फ्रांस के जो सदर हैं वो मिस्र पहुंचे, 7 बिलियन यूरोस की यहां पर डील हुई है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने साइन की है। अल्जीरिया के साथ उन्होंने बात की है और अब यूरोपियंस है वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, बाकी मालिक की तरफ जा रहे हैं। तो ये आगाज है, अभी हो सकता है बरतानिया से भी दौरा हो जाए चीन का, और वो कैसा लम्हा होगा। बरतानिया ही ने तो सबसे पहले जंग लॉन्च की थी चाइना के ऊपर, तो अगर आज बरतानिया जा रहा है टुवर्ड्स चाइना तो ये कैसी बड़ी बात होगी। तो इसलिए ये वो डिक्लाइन है, ठीक है ना, जिस एम्पायर के ऊपर इजराइल खड़ा हुआ है उसकी हालत आपके सामने है। और देखिए दुनिया जिस तरह से बदल रही है, जिस नए इरा के अंदर दाखिल हो रही है और मुआशी तौर पर उसने सर्वाइव करना है, उसमें इजराइल की जंगें फिट नहीं बैठ रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जंगें इंटीग्रेटेड हैं, इकोनॉमी जो है वो इंटीग्रेटेड है। जंग मिडिल ईस्ट में चलेगी तो तबाही सबके लिए आएगी। अब इन्वेस्टमेंट जब मिडिल ईस्ट में रुकेंगी ना तो नुकसान बाकियों का भी होगा। तो इसलिए इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है। यहां पर जब हर मुल्क को अपना है कि भाई हमारी कंपनीज कैसे सर्वाइव करेंगी, हमारी इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करेगी। बरतानिया कह रहा है 1 लाख नौकरियां हॉस्पिटल से खत्म करना पड़ेंगी। बरतानिया के हेल्थ मिनिस्टर पिछली वीडियो में तफसील से बताया कि मेडिसिन इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो सपोर्ट करेंगे। जो मेडिसिन नहीं मंगवा पा रहे वो सपोर्ट करेंगे। तो ये सूरत हाल है। और अभी चाइना की जो स्टेटमेंट आई है, चाइना ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं और आप यहां पर आएं, इन्वेस्टमेंट्स करें, कोई टैरिफ नहीं होंगे और हम बिजनेस के लिए साजगार माहौल देंगे। वही इन्वेस्टमेंट्स जिसके लिए आप कह लें कि सबसे साजगार जो माहौल है वो अमेरिका फराम करता था। आज ट्रंप इस चीज में कामयाब हुआ है कि चाइना जब वो दुनिया के लिए खोल रहा है अपने दरवाजे और दुनिया उसकी तरफ जब रुख कर रही है। इजराइल के अंदर सूरत हाल क्या है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, मुख्तलिफ वाकयात होते चले जा रहे हैं जो इस बात का सबूत है कि कितनी देर आखिर इजराइल इस जंग को चलाकर रखेगा। अब देखिए इजरायली जो एजुकेशन मिनिस्टर है ये एक तकरीब के अंदर गया है और वहां पर जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया और अल्टीमेटली इसको स्पीच छोड़कर वहां से जाना पड़ा। यानी जहां जहां पर नेतन्याहू की कैबिनेट का बंदा जा रहा है वहां वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं सीज फायर के लिए। एजुकेशन मिनिस्टर इज फोर्स्ड टू एंड हिज स्पीच आफ्टर स्टूडेंट्स चांट्स कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट एक्सचेंज। ये जनाब इस वक्त इजराइल के अंदर की सूरत हाल है। पहले वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा क्लैशेस हुए हैं और अब ये वाला। और एक और वाकया देखिए और इससे जरा अंदाजा लगाइए कि फलस्तीनी जो है वो अपनी सरजमीन के लिए किस तरह से लड़ रहे हैं। एक फलस्तीनी औरत जो है उसने इजरायली फौज के ऊपर पत्थर फेंका और इजरायली फौज ने आगे से उसको गोलियां मारकर शहीद कर दिया। वी किल्ड अ पैलेस्टीनियन वुमन हु थ्रू स्टोन्स एट आवर सोल्जर्स। ठीक है, उस एक तो पहले नोट करें कि खातून आकर पत्थर मारी, हथियार उसके पास नहीं है लेकिन वो पत्थर जरूर आकर मार रही है। ये पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके लिए इससे बड़ी कोई एम्बैरेसमेंट हो नहीं सकती। आप जरा अंदाजा करें, फलस्तीनी खवातीन पत्थरों से इजरायली फौज के साथ लड़ रही हैं। दुनिया की मोस्ट मॉडर्न आर्मी बैक्ड बाय सुपर पावर, उसके साथ फलस्तीनी कैसे लड़ रहे हैं। और फलस्तीनी औरतें पत्थरों के साथ। हो सकता है इजरायली आर्मी ने फलस्तीनी इस खातून का बेटा कहीं शहीद कर दिया हो, उसके बच्चे शहीद कर दिए हो, तो वो पत्थरों के साथ भी जो है वो इजरायली आर्मी के ऊपर हमलावर हुई है। तो बहरहाल ये जुल्म की इंतहा है और पूरा एक लम्हा फिक्रिया है
इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों के लिए, और ये इंसानियत का मसला है। ये अगर अपनी कोई रिलीजियस ड्यूटी नहीं भी मानते तो भी ये मसला तो इंसानियत का है और इनकी नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है। हर हवाले से ये किसी तौर पर अफोर्डेबल नहीं है इनके लिए। इनको बराह रास्त डायरेक्ट मुदाखलत जल्द अज जल्द करनी चाहिए। उर्दगान की स्टेटमेंट आई है जब ये नेतन्याहू ने वहां से धमकियां लगाई हैं तुर्की को, इजराइल्स गोल्स विल नॉट बी अचीव्ड इन इट्स क्वेस्ट टू रीड्रॉ द रीजन्स मैप। नेतन्याहू जो चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट का मैप रीड्रॉ किया जाएगा, ये पूरा नहीं होगा। तो इस बयान से खुद उर्दगान ये वाजे कर रहे हैं कि इजराइल की जंग सिर्फ गजा की जंग नहीं है, वो पूरे मिडिल ईस्ट का मैप जो वो रीड्रॉ करना चाहता है। इसका क्या मतलब है कि वो तमाम ममालिक को अपने कदमों में लाना चाहता है। तो फिर ये जंग गजा की तो ना हुई, गजा से तो फारिग होकर वो इनकी तरफ बढ़ेगा। गजा तो फिर फ्रंट लाइन हुआ इस बड़ी जंग का, तो ये भी इनको सोचना चाहिए। अमेरिका के अंदर नाज़रीन भरपूर अंदाज के अंदर इस वक्त मूवमेंट चल रही है और ट्रंप की जो बड़ी सख्त पॉलिसीज हैं उसकी वजह से वीजाज रिवोक हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, रेजिलियंस दिखा रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स जो लिखते हैं अखबारों में, मुख्तलिफ आउटलेट्स के अंदर, वो अब अपनी शनाख्त छुपा कर लिख रहे हैं। यानी आप देखिए ना, इस रेजिलियंस को देखिए, वो छोड़ नहीं रहे लिखना, लेकिन शनाख्त छुपा रहे हैं, लेकिन लिखना जारी रखे हुए। तो वो अपनी कैपेसिटी के अंदर फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। ट्रंप प्रो पैलेस्टाइन क्रैकडाउन फोर्सेस स्टूडेंट्स जर्नलिस्ट टू लाई लो, यानी अपनी नीचे वो बता रहा है कि कैसे स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स आर बीइंग अर्ज्ड टू री एग्जामिन एस्टैब्लिश्ड एडिटोरियल प्रैक्टिसेस अबाउट अनपब्लिशिंग आर्टिकल्स एंड एनोनिमस। यानी आगे वो फिर नीचे लिखता है कि कैसे स्टूडेंट्स है वो अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। फेयरिंग लीगल रेमिफिकेशंस, इंटरनेट अब्यूज एंड प्रोफेशनल implications. Student journalists in the US are withdrawing their identities from published pieces. आइडेंटिटीज जो है वो अपनी छुपा रहे हैं। US revokes dozens of student visas amid crackdown on pro-Palestine. अच्छा, ये चल ही नहीं सकता, ये अमेरिका में चल ही नहीं सकता है। अब जरा जेडी वैंस की स्पीच जरा सुनिए। लेक्चर दे रहे हैं वो यूरोपियंस को, और लेक्चर क्या दे रहे हैं? जेडी वैंस, फ्री स्पीच इज नॉन निगोशिएटेबल. The point that I try to make to our European friend is that friendship is based on shared values. You do not have shared values if you are jailing people for saying we should close down our borders. अब आगे लंबी चौड़ी बात है, लेकिन वो लेक्चर दे रहा है कि जो पार्टनरशिप होती है वो शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर होती है। तो यूरोपियंस जो काम कर रहे हैं, हमारी अब वैल्यूज उनके साथ शेयर्ड नहीं है, क्योंकि यूरोपियन सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रुकावट डाल रहे हैं और लोगों को जेलों के अंदर डाल रहे हैं। तो खुद अमेरिका क्या कर रहा है? इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर वो यूरोपियंस को लेक्चर दे रहे हैं, और खुद अमेरिका क्या कर रहा है? तो बात यह है कि देखें, यूरोप है या अमेरिका है, ये सारा इस निजाम के ऊपर खड़ा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये निजाम ही ऐसे उनका पला बड़ा है, ठीक है ना, सदियों में इसने परवरिश पाई है। तो अब वो अचानक से इसको मतलब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मतलब लोग इसको कभी कबूल करने वाले नहीं हैं, तो ये अपने निजाम को दरअसल वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूएस फेसेस 45% ऑफ रिस्क ऑफ रिसेशन नेक्स्ट ईयर। अंदाजा कर लें, नई रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल तक 45% रिसेशन। इसका मतलब क्या है? जो इन्वेस्टमेंट्स अगर 100 रुपया हो रही थी तो वो 45 तक आ जाएगी, यानी उनमें से आधा जो है इन्वेस्टमेंट से रुक जाएंगी, इकोनॉमी आपकी आधी खत्म होगी। 45% रिसेशन का मुराद है, रिसेशन उसको कहते हैं जब लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, तो कारोबार रुक जाते हैं। भाई कोई खरीदेगा नहीं तो पीछे प्रोडक्शन कैसे होगी, ठीक है ना। तो रिसेशन से मुराद यह है कि आप जो लोग हैं वो खर्च करना बंद कर देते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट से रोक लेते हैं। तो 45% रिसेशन से मुराद तो फिर सब खत्म हो गया ना भाई, आपकी आधी इंडस्ट्रीज फारिग हो गई, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आधी फारिग हो गई। तो ये तो बहुत बड़े नंबर है, और अभी मजीद जो ट्रेड वॉर का आगे जो नतीजा निकलेगा, अब ये रिसेशन पता नहीं किस लेवल के ऊपर जा सकती है। यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमीज में अगर 45% रिसेशन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमीज के अंदर। और यूरोप कह रहा है कि हमने जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो तैयार कर लिया है, अमेरिका को जवाब देने के लिए हमने इनिशियल रिस्पॉन्स है वो तैयार कर लिया है। और यूएस जो चैम्बर है वो ये कह रहा है कि हम तो ट्रंप को सू करने जा रहे हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड आवर इनिशियल रिस्पॉन्स टू यूनाइटेड स्टेट टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ओवर टैरिफ। यानी कि
चाइना सू नहीं कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है, खुद यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स कर रहा है। तो पूरी तरह से जो ट्रंप इंतजामिया है वो आइसोलेट हो चुकी है। अपने मुल्क के अंदर भी यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स भी एग्री नहीं कर रहा है ट्रंप के टैरिफ से, तो वो अपने मुल्क के अंदर खुद ही इस वक्त आइसोलेट हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से चाइना को धमकाया गया है और यूएस जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं चाइनाज एस्केलेशन इन रिस्पांस टू टैरिफ इज अ ग्रेव मिस्टेक, कि आगे से जो इसने टैरिफ लगाए ये बहुत बड़ी गलती है। चाइना का फिर आगे से जवाब आया है, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंसिस्ट ऑन वेजिंग अ ट्रेड वॉर एंड टैरिफ चाइना विल फाइट टू द एंड। अगर अमेरिका ने फैसला कर ही लिया कि उसने ट्रेड वॉर ही लड़नी है तो फिर हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आपके सामने रखी। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त।